नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। हैदराबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद एक महिला व्यवसायी बिजनेस वुमन ने टीवी एंकर का अपहरण कर लिया। पुलिस के मुताबिक व्यवसायी महिला को एक टेलीविजन एंकर का पीछा करने और उसके विवाह प्रस्ताव ठुकराने के बाद अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को उस टीवी एंकर के रूप में पेश किया और फिर कथित तौर पर उसे धोखा दिया और पैसे लेकर गायब हो गया। ट्रेन में सफ़र का मजा तो तब आता है जब गर्मा गर्म खाना सामने हो, लेकिन चलती ट्रेन में अक्सर लोगों की एक ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती है। ट्रेन की पैंट्री कार में मिलने वाला खाना अगर आपको मायूस करता है तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी से कम नहीं है। IRCTC ने फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी ऐप स्विगी के साथ डील की है। इस डील के बाद अब स्विगी ट्रेन में भी फूड की डिलीवरी कर सकेगा। फिलहाल ये सर्विस 4 स्टेशनों पर मिलेगा। फिलहाल ये सर्विस आपको बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम के रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी। IRCTC और स्विगी की इस डील के बाद अब ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्री आसानी से ई-कैटरिंग पोर्टल के जरिए स्विगी पर ऑर्डर कर सकेंगे। IRCTC ने ट्रेन में प्री ऑर्डर फूड डिलीवरी के लिए स्विगी से पहले जोमेटो के साथ भी डील की थी। जोमेटो के साथ डील के तहत दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी समेत कुछ चयनित स्टेशनों पर ही इसकी सर्विसेज मिल रही है। धीरे धीरे इनकी सर्विसेज में विस्तार होगा। PM नरेंद्र मोदी, भारत सरकार गूगल को एक नोटिस भेजने की योजना बना रही है, क्योंकि गूगल के AI असिस्टेंट जेमिनी, जिसे पहले बार्ड के नाम से जाना जाता था, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादास्पद जवाब दिया। सरकार का कहना है कि जेमिनी का ये जवाब IT नियमों और दंड संहिता का उल्लंघन करता है। भारत सरकार गूगल को एक नोटिस भेजने की योजना बना रही है, क्योंकि गूगल के AI असिस्टेंट जेमिनी, जिसे पहले बार्ड के नाम से जाना जाता था, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादास्पद जवाब दिया। जेमिनी ने PM मोदी के बारे में पूछे गए सवालों का पक्षपाती जवाब दिया था। एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर जेमिनी के जवाबों के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, जिन पर सरकार ने अपना रिएक्शन दिया है। सरकार का कहना है कि जेमिनी का ये जवाब IT नियमों और दंड संहिता का उल्लंघन करता है। सरकार का दावा है कि यह पहली बार नहीं है जब गूगल के AI ने पक्षपाती और गैरकानूनी जवाब दिए हैं। इससे पहले भी PM मोदी के बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब में AI ने पक्षपाती जवाब दिया था। पालघर के मनो स्थित वैतरना नदी में एक मछुआरे के पैर को बुल शार्क ने बुरी तरह काट लिया। जब वह नदी में उतरा, उसके पैर का निचला हिस्सा शार्क ने पकड़ लिया। आसपास के कई लोगों ने जाकर उसकी मदद की और उसे मनो स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र में पालघर जिले के मनो में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां वैतरना नदी में मछली पकड़ने गए एक आदिवासी व्यक्ति पर विशालकाय शार्क ने हमला कर दिया। शार्क ने उसके पैर का निचला हिस्सा पकड़ लिया और काट खाया। इस हमले में युवक बुरी तरह घायल कर दिया। उसके साथियों ने किसी तरह उसकी जान बचाई और फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उसके पैर को काटना पड़ सकता है। उधर स्थानीय लोगों ने हमला करने वाली शार्क को पकड़कर मार डाला, जबकि पुलिस का कहना है कि बचाव अभियान के दौरान शार्क की मौत हो गई। माना जा रहा है कि यह महाराष्ट्र में किसी इंसान पर पहला बिना उकसाया शार्क हमला है। जानकारी के अनुसार आदिवासी गांव का रहने वाला विक्की गोवारी 32 मंगलवार शाम मनो स्थित साइलेंट रिजॉर्ट के पास वैतरना नदी में मछली पकड़ने गया था। जब वह नदी में उतरा, उसके पैर का निचला हिस्सा शार्क ने पकड़ लिया। इस दौरान शार्क ने उसकी बाईं पिंडली और टखने का अधिकांश भाग काट डाला। उसकी चीख से स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि गोवारी का खून बह रहा था। इस दौरान लोगों ने फौरन उसे शार्क के चंगुल से छुड़ाया और पास के अस्पताल ले गए। वहीं बाकी लोगों ने शिकारी शार्क को पकड़ लिया और पीट कर मार डाला। स्थानीय लोगों की ओर से शार्क को किनारे पर रस्सी से पकड़े जाने और उसके पेट के नीचे खून के धब्बे के वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है। घटना की सूचना पर मनो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। उन्होंने दावा किया कि मछली की मौत तब हुई जब युवक को बचाने का प्रयास किया गया। शव को आगे की जांच के लिए वन विभाग के मैंग्रोव सेल को सौंप दिया गया है। उधर विक्की गोवारी को सिलवासा के विनोबा भावे सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि घुटने के नीचे से उसका बायां पैर काटने की जरूरत पड़ सकती है। उधर पालघर के समुद्री जीव विज्ञानी भूषण भोईर ने कहा कि कम से कम महाराष्ट्र में ये पहली बार है कि शार्क ने किसी इंसान पर हमला किया है, वह भी बिना किसी उकसावे के। उन्होंने कहा कि बुल शार्क में भोजन की तलाश में नदियों की ओर पलायन करने की क्षमता होती है। भाईंदर वसई रो सर्विस न्यूज। वसई विरार से मुंबई और मीरा भाईंदर की ओर जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। सालों से अटकी रोरो सेवा शुक्रवार से शुरू हो रही है। पहली नाव को शुक्रवार 16 फरवरी की दोपहर वसई जेटी से रवाना किया जाएगा। इस सर्विस से सफ़र 1 घंटे से घटकर सिर्फ 15 मिनट में हो जाएगा।
वसई पश्चिम स्थित किला बंदर और भाईंदर के बीच रोरो सेवा वसई भाईंदर रोरो सर्विस शुरू करने में बाधा बन रही वसई जेटी का काम पूरा हो गया है। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने दोनों शहरों के बीच रोरो सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार से सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय बंदरगाह विकास मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन करेंगे। रोरो सेवा से वसई से भाईंदर तक का सफर मौजूदा 1 घंटे से घटकर सिर्फ 15 मिनट में हो जाएगा। ये सेवा शुरू होने से दोनों शहरों के बीच की दूरी 34.7 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे 55 मिनट बचेंगे। ये सेवा सुबह 6 से शाम 7 बजे तक मिलेगी। दरअसल वसई विरार से मुंबई और मीरा भाईंदर की ओर जाने वालों और मुंबई वासियों को वसई जाते समय हमेशा ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। समाधान के तौर पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में सागरमाला योजना के तहत भाईंदर पश्चिम से वसई किला बंदर तक रोरो सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। इसके लिए 6 करोड़ रुपए से अधिक का फंड भी स्वीकृत किया गया था। हालांकि भाईंदर जेटी का काम बाद में पूरा हो गया, लेकिन वसई जेटी का काम पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र और अन्य कारणों से कई वर्षों तक रुका रहा। लंबे इंतजार के बाद हाल ही में वसई जेटी बनकर तैयार हो गई है। इसके साथ ही रोरो सेवाओं को चलाने के लिए सुवर्णादुर्ग नामक निजी कंपनी को भी ठेका दिया गया है। चूंकि आवश्यक परीक्षण पूरे हो चुके हैं, मैरीटाइम बोर्ड अब सेवा शुरू करने की प्रक्रिया में है। पहली नाव को शुक्रवार 16 फरवरी को दोपहर में वसई जेटी से रवाना किया जाएगा। साथ ही भाईंदर और घोड़बंदर जेटी का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसकी जानकारी मैरीटाइम बोर्ड के अधिकारियों ने दी। ठेकेदार की जाह्नवी नामक नौक में एक साथ 40 वाहन और 100 लोगों को ले जाया जा सकता है। इस सेवा के जरिए लोग सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक यात्रा कर सकेंगे। फिलहाल 13 राउंड का समय तय किया गया है। लोगों का रिस्पांस देखने के बाद शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा। रोरो सेवा का किराया कितना? 12 वर्ष से ऊपर के यात्री 25 रुपये, 12 वर्ष से कम आयु के यात्री 15 रुपये, बाइक ड्राइवर के साथ 50 रुपये, 3 पहिया वाहन ड्राइवर के साथ 70 रुपये, 4 पहिया वाहन ड्राइवर के साथ 140 रुपये, बस या ट्रक चालक और सहायक सहित 300 रुपये। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने कहा कि यह अनुच्छेद 19 और सूचना के अधिकार RTI का उल्लंघन करती है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि काले धन पर नकेल कसने के लिए RTI का अतिक्रमण ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से कहा कि वह फौरन चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जानकारी भी SBI को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज एक्ट की धारा 182 में संशोधन को भी असंवैधानिक करार दिया। SC ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 19 को आधार बनाया। ये प्रावधान भारतीय नागरिकों को मिली भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। SC ने कहा कि RTI का दायरा केवल सरकारी कामकाज तक सीमित नहीं है, लोकतंत्र में भागीदारी के लिए जरूरी जानकारी भी इसमें शामिल है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि वोटर सही फैसला कर सके, इसके लिए उसके पास राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। SC ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के मकसद से सूचना के अधिकार का उल्लंघन ठीक नहीं है। अदालत ने SBI से कहा कि वह 12 अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स चुनाव आयोग को सौंपे। उनमें से कौन कौन से बॉन्ड राजनीतिक दलों ने कैश करा लिए हैं, उसकी जानकारी भी देनी होगी। SBI को ये सब कुछ 6 मार्च 2024 तक करना होगा। SBI से मिली जानकारी चुनाव आयोग को अपने पोर्टल पर 13 मार्च 2024 तक पब्लिश करनी होगी। केंद्रीय बजट 2017-18 में चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने की योजना लाई गई। यह ऐसा बॉन्ड है जिसे खरीदने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाती है। जिसके पास ये बॉन्ड होता है वही उसका मालिक होता है। भारतीय नागरिक 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये तक के कितने भी चुनावी बॉन्ड खरीद सकते थे। राजनीतिक दलों को 15 दिन के भीतर यह बॉन्ड कैश कराने पड़ते थे। अगर 15 दिन के भीतर बॉन्ड कैश नहीं कराया जाता तो सारी रकम प्रधानमंत्री राहत कोष PMRF में चली जाती। लगभग 5 साल में बेचे गए 16,518.10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड ग्राफिक्स ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, जो SC में पक्षकार भी था, ने अक्टूबर 2023 में एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया कि तब तक PMRF में कुल 23.8869 करोड़ रुपए की राशि के 189 बॉन्ड जमा किए गए थे। यानी राजनीतिक दलों ने 99.8268% बॉन्ड भुना लिए। ADR के मुताबिक चुनावी बॉन्ड योजना आने के बाद देश में राजनीतिक दलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जनवरी 2017 में भारत में 1500 राजनीतिक पार्टियां थीं।
ईसीआई की ओर से 23 सितंबर 2021 को जारी गजट नोटिफिकेशन में रजिस्टर्ड पार्टियों की संख्या 2858 बताई गई। इनमें से 2796 या 97.83% पार्टियां गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।